हेलो स्टूडेंट्स, मैं धनंजय पांडे सुभागी देवी इंटरमीडिएट कॉलेज के इस ऑनलाइन पोर्टल पे आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 9 एवं 11 के लिए समान रूप से उपयोगी टॉपिक सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। बायोलॉजी पढ़ रहे हैं हम लोग कक्षा 9 एवं 11 का, और इस बायोलॉजी में कक्षा 9 एवं 11 के लिए समान रूप से उपयोगी टाइप सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, कोशिका जीवन की इकाई। ठीक है, इसे संरचनात्मक इकाई भी कहा जाता है। आपके कक्षा 9 के जो सिलेबस है, कक्षा 9 के सिलेबस में इस चैप्टर का नाम दे रखा है जीवन की संरचनात्मक इकाई, इस नाम से दे रखा है। और कक्षा 11 में कोशिका के नाम से ही दे रखा है यह चैप्टर। ठीक है, तो हम लोग पढ़ेंगे सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। इसको हम लोगों ने कई वीडियो में देख चुका है कि एक सेल जो है उस सेल का स्ट्रक्चर कैसा है, बनावट कैसी है। तो सेल के स्ट्रक्चर में शुरू में देखा था हम लोगों ने क्या था आपका सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल पहले देखा था, फिर सेल मेम्ब्रेन हमने देखा था, फिर सेल मेम्ब्रेन के बाद हमने देखा था कि सेल के अंदर जो ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं, जो कोशिकांगक पाए जाते हैं, तो उन कोशिकांगकों में हमने देखा था प्लास्टिड, उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया, फिर उसके बाद हम लोगों ने राइबोसोम, फिर हमने देखा था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, फिर देखा था गोल्गी बॉडी। ठीक है, अब उसके बाद फिर लाइसोसोम। तो ये सारे मुख्य कोशिकांगकों को हम लोगों ने देख लिया है, पढ़ लिया है अच्छे से। अब हम लोग इस वीडियो में उस कोशिका की सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट कोशिकांगक, जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है किसी भी कोशिका के क्रियान्वयन के लिए, उसको हम लोग देखेंगे। है कौन सी वो कोशिका? न्यूक्लियस, केंद्रक, जिसका नाम क्या है? केंद्रक, न्यूक्लियस। आपको स्ट्रक्चर में बताया गया था कि बीच में भी पाया जाता है, किनारे भी मिल सकता है। कोई फिक्स स्ट्रक्चर इसका नहीं है, कोई भी फिक्स स्ट्रक्चर इसका नहीं है कि केंद्रक वहीं पर ही पाया जाएगा। केंद्रक बीच में भी पाया जा सकता है, किनारे पर भी मिलता है। ठीक है, तो केंद्रक का कोई फिक्स वो नहीं है कि किस जगह पे मिलेगा। दूसरी चीज, ये जो केंद्रक है, केंद्रक इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इसे कहते हैं हम लोग सेल का ब्रेन। कभी कभार सेल का ब्रेन भी कहा जाता है, परंतु सेल का ब्रेन कहना भी उतना ठीक नहीं रहेगा। वह इसलिए क्योंकि अगर कोई भी मनुष्य है और उस मनुष्य के शरीर से उसका दिमाग निकाल दिया जाए, ब्रेन निकाल दिया जाए, तो जीवित रहना उसके लिए मुश्किल है। वो जीवित नहीं रह पाएगा, मर जाएगा, मृत्यु हो जाएगी। परंतु सेल का ब्रेन हम लोग न्यूक्लियस को कहते हैं। लेकिन कई केसों में ऐसा देखा गया है कि केंद्रक नहीं भी है किसी कोशिका में, फिर भी वह क्या करता है, सरवाइव करता है। जैसे आपको बताया गया था एनिमल सेल, एनिमल के आरबीसी में, जो एनिमल्स हैं, एनिमल्स के आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता। कक्षा 10 में आप लोगों ने पढ़ा होगा, कक्षा 11 वाले कक्षा 10 में पढ़ा होंगे, कक्षा 9 वाले जान ले बात कि जो एनिमल सेल का आरबीसी होता है उसमें केंद्रक नहीं पाया जाता, केंद्रक विहीन होता है। तो जब आरबीसी केंद्रक विहीन है तो आरबीसी भी तो एक कोशिका है, आखिर वह कैसे सरवाइव कर रही है? तो कह दिया जाता है ब्रेन, लेकिन कहना पूर्णतया सत्य नहीं है। यह है क्या? मात्र और मात्र क्या है? यह अगर सही रूप में परिभाषित किया जाए तो मात्र इसको परिभाषित किया जा सकता है केंद्रक को कि यह इनहेरिटेंस के लिए जिम्मेदार कैरेक्टर है। इनहेरिटेंस का मतलब क्या है कि गुणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण, लक्षणों का, गुणों का एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में स्थानांतरण। ठीक है, तो इसके लिए यह जिम्मेदार है आपका न्यूक्लियस। सबसे पहले देख लीजिए न्यूक्लियस के विषय में कि न्यूक्लियस का खोज किसने किया था। तो जब आपको बात आती है कोशिका की, तो कोशिका की खोज में सीधे हमारा दिमाग जाता है कि रॉबर्ट ब्राउन, जिसने कार्क से कोशिका की खोज की थी। परंतु जो कार्क से कोशिका की खोज की थी, कार्क को काट करके अपने द्वारा बनाई गई सूक्ष्मदर्शी से उन्होंने देखा था
और उस कोशिका की, जिस कोशिका की खोज की थी वो क्या था आपका, मृत कोशिकाएं थी। फिर लीवनहॉक ने इसको क्या हुआ, लीवनहॉक ने जीवित कोशिका की खोज की। फिर बाद में रॉबर्ट हुक थे वो, और ये रॉबर्ट ब्राउन है। कंफ्यूजन होता है लेकिन आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। रॉबर्ट ब्राउन, तो रॉबर्ट ब्राउन ने खोज की थी किसका, कोशिका के केंद्रक की। तो केंद्रक का खोज किसने किया था, रॉबर्ट ब्राउन ने। और कोशिका की खोज किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने। ठीक है, तो केंद्रक का खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। ये जो कोशिका है, कोशिका में जो केंद्रक की स्थिति है, केंद्रक किसी भी कोशिका में एक केंद्रक पाया जाता है, किसी में एक ही केंद्रक पाया जाता है, किसी कोशिका में 2 केंद्रक पाया जाता है। जैसे पैरामीशियम देख लीजिए, पैरामीशियम में एक नहीं बल्कि 2 केंद्रक होते हैं। एक लघु केंद्रक होता है, एक गुरु केंद्रक होता है। ठीक है, यानी कि एक छोटा केंद्रक होता है, एक बड़ा केंद्रक होता है। तो किसी कोशिका में एक ही केंद्रक, किसी कोशिका में 2 केंद्रक, किसी कोशिका में बहुत सारे केंद्रक भी पाए जाते हैं, बहुत सारे केंद्रक भी पाए जाते हैं। और जब कोशिका में बहुत सारे केंद्रक पाए जाते हैं तो उस कंडीशन को कहते हैं हम लोग सिनोसिटिक कंडीशन। क्या कहते हैं, सिनोसिटिक कंडीशन कहते हैं। और उस सेल को क्या कहते हैं, सिनोसिटिक सेल कहते हैं। न्यूक्लियस को क्या कहते हैं, सिनोसिटिक न्यूक्लियस कहते हैं। ठीक है, तो केंद्रक में किसी कोशिका में एक ही केंद्रक हो सकता है, किसी कोशिका में 2 केंद्रक, जैसे पैरामीशियम। किसी भी कोशिका में बहुत सारे केंद्रक हो सकते हैं। तो जिस कोशिका में बहुत सारे केंद्रक हो सकते हैं उसे क्या कहते हैं, सिनोसिटिक सेल कहते हैं। उस केंद्रक को सिनोसिटिक न्यूक्लियस कहते हैं, उस कंडीशन को सिनोसिटिक कंडीशन कहते हैं। यानी कि उसमें बहुत सारे न्यूक्लियस है, बहुत सारे केंद्रक आपके बिखरे हुए पड़े हैं। ठीक है, तो ये चीजें आपने देख लिया। अब जो केंद्रक है, यह इसकी संरचना कैसी होती है, तो केंद्रक का खोज किसने किया, रॉबर्ट ब्राउन ने। केंद्रक की स्थिति क्या है, किसी कोशिका में 1 हो सकता है, किसी में 2 हो सकता है, जैसे पैरामीशियम में किसी में क्या है, कई ठो हो सकता है, कई बहुत सारे केंद्रक हो सकते हैं। सिनोसिटिक कंडीशन उसे कहते हैं। ठीक है, अब ये जो केंद्रक है इसमें आपका ये जो इसकी संरचना के विषय में अगर बात किया जाए तो संरचना जब बात करेंगे तो जब हम लोग बाहर से इसको देखेंगे, जब बाहर से देखेंगे तो सबसे पहले पाया जाता है हमारा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। क्या पाया जाता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाया जाता है। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का कहने का मतलब है कि केंद्रक कला या केंद्रक झिल्ली, हिंदी में केंद्रक कला या केंद्रक झिल्ली, अंग्रेजी में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ये अभी कैसा होता है, डबल न्यूक्लियस कैसा होता है, डबल मेम्ब्रेनस, द्विस्तरीय झिल्ली पाई जाती है। तो द्विस्तरीय झिल्ली, एक आउटर मेम्ब्रेन देख रहे हैं, हमने लेबल्ड कर दिया है, आउटर मेम्ब्रेन है ये, और ये नीचे वाला भाग इनर मेम्ब्रेन है। ठीक है, आउटर मेम्ब्रेन है और इनर मेम्ब्रेन है। और दोनों मेम्ब्रेन जो है, दोनों झिल्लियों के बीच के स्थान को कहते हैं पेरी न्यूक्लियर स्पेस। क्या कहते हैं, पेरी न्यूक्लियर स्पेस। पेरी मतलब बीच में, न्यूक्लियर यानी न्यूक्लियस के, ठीक है, न्यूक्लियस के बीच का स्पेस। तो न्यूक्लियस के बीच का स्पेस, तो इसको मत समझिएगा, ये झिल्लियों के बीच का स्पेस है। ठीक, इसके बाद देख लीजिए कि इस केंद्रक में जो बाहर वाला भाग है, ये बाहर वाला भाग आपका परफोरेटेड होता है, यानी छिद्र युक्त होता है। ऐसे बीच बीच में छिद्र पाए जाते हैं। ये छिद्र क्यों पाए जाते हैं, इसलिए पाए जाते हैं कि यह केंद्रक क्या है, एक कोशिका में है। तो उस कोशिका का जो अपना खुद का साइटोप्लाज्म है, कोशिका द्रव्य है, उसमें भी कई सारे न्यूट्रिएंट्स हैं। कोशिका के अंदर, केंद्रक के अंदर भी न्यूट्रिएंट्स है। तो जरूरी पदार्थों का, आवश्यक पदार्थों का आदान प्रदान हो सके, इसलिए इसमें पाया जाता है क्या है आपका, न्यूक्लियर पोर। तो इसी न्यूक्लियर पोर के द्वारा कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य, कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य के मध्य
जरूरी पदार्थों का आदान प्रदान होता है। तो कौन सा पोर है आपका? न्यूक्लियर पोर है। ठीक है, न्यूक्लियर पोर है, न्यूक्लियस का छिद्र है। इसी छिद्र के माध्यम से केंद्रक द्रव्य और कोशिका द्रव्य के मध्य जरूरी पदार्थों का आदान प्रदान होता है। इसके बाहर वाली झिल्ली से जो आउटर मेम्ब्रेन है, इस आउटर मेम्ब्रेन से लगा रहता है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आपको कोशिका जब पढ़ा रहे थे तो वहां पर भी हम बताए, स्ट्रक्चर जब बनाए थे तो वहां पर भी बताए थे आपको कि केंद्रक जो है, केंद्रक में पाया जाता है क्या? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। या इसके बाहर वाली झिल्ली से लगा होता है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ये जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इस इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की एक सिरा तो लगा हुआ है न्यूक्लियस के बाहर वाली झिल्ली से, और ये दूसरा सिरा लगा रहता है किससे? कोशिका के झिल्ली से। लगा भी हो सकता है, नहीं भी लगा हो सकता, दोनों कंडीशन, अदर कंडीशन आपको बताए थे जब इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आप लोगों को पढ़ा रहे थे, तब हमने बताया था। ठीक है, तो आपका कोशिका के केंद्रक के बाहर वाली झिल्ली से लगा है आपका क्या लगा है आपका? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपका हो सकता है कि स्मूथ हो। स्मूथ का मतलब क्या है? कि इस पे राइबोसोम के कण न पाए जाते हो। हमने बताया था इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जब पढ़ाया था तो देख लीजिए, हमने क्या है, इधर आपका एक साइड में स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को दिखा दिया, और एक साइड में हमने दिखा दिया है आपको कि रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, ये रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो जिस इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की दीवारों पर छोटे छोटे दानों के रूप में राइबोसोम के कण पाए जाते हैं, उनको क्या कहते हैं? रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और जिनके दीवारों पर राइबोसोम के कण नहीं पाए जाते हैं, उनको कहते हैं स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। चाहे तो आप लिख सकते हैं। ठीक है, ये क्या है आपका? स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। और एक ऐसा है रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। ठीक है, ये रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। और इसके दीवार पर क्या पाया जा रहा है? राइबोसोम का। बीच में जो पाया जाता है पूरा द्रव्य जो भरा रहता है, न्यूक्लियस के अंदर भरे हुए संपूर्ण द्रव्य को कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। क्या कहते हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म। केंद्रक के अंदर भरे हुए संपूर्ण द्रव्य को कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। अब इस न्यूक्लियोप्लाज्म में होता है आपका न्यूक्लियोलस। क्या होता है? न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस को हिंदी में कहते हैं केंद्रिका। क्या कहते हैं? केंद्रिका। ठीक है, ये जो केंद्रिका है, ये लगा होता है क्रोमैटिन थ्रेड के, क्रोमोजोम के न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजेशन से लगा हुआ होता है। जब आपको क्रोमोजोम पढ़ाया जाएगा गुणसूत्र, तो वहां पर दिखाया जाएगा कि कैसे यह न्यूक्लियोलस जो केंद्रिका है वह क्रोमोजोम से लगा हुआ है, कैसे अटैच है, किस जगह पर अटैच है, स्थिति उसकी क्या है, क्या काम है। ठीक, डिटेल में वहां बताया जाएगा आपको। यहाँ पर देखिए आप कि यहाँ पर क्या है कि न्यूक्लियोलस केंद्रिका ये पाई जा रही है न्यूक्लियस के अंदर, और यह केंद्रिका लगा होता है किससे? आपका क्रोमोजोम के न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजेशन से। क्रोमोजोम के न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजेशन से लगा होता है। केंद्र इसमें क्या है? न्यूक्लियोप्लाज्म में, या कह सकते हैं केंद्रक द्रव्य में। केंद्रक द्रव्य में आपका न्यूक्लियर क्या होते हैं? क्रोमैटिन थ्रेड। कहाँ है क्रोमैटिन थ्रेड? यहाँ है। ये क्रोमैटिन थ्रेड पाए जाते हैं। ये जो क्रोमैटिन थ्रेड है, यही क्रोमैटिन थ्रेड क्या है आपके आगे चल करके जब इसमें विभाजन होगा, कोशिका का विभाजन शुरू होगा, तो कोशिका विभाजन के समय यही क्रोमैटिन थ्रेड क्या होंगे? श्रिंक करके छोटे और मोटे हो जाएंगे, और छोटे और मोटे हो करके द्विगुणित रूप में विभाजित हो जाएंगे। विभाजित हो करके क्रोमोजोम्स का निर्माण करेंगे, गुणसूत्र का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो क्या है, आपने देख लिया कि न्यूक्लियस क्या है। आप तो न्यूक्लियस क्या है आपका? केंद्रक। तो केंद्रक आपका क्या है? ये ब्रेन है, सेल का ब्रेन है, जिसे कहते हैं हम लोग। ब्रेन कहना भी पूर्ण रूप से सत्य नहीं है। क्यों नहीं सत्य है? हमने बता दिया कि अगर एनिमल से ब्रेन निकाल दिया जाए तो भी सर्वाइव नहीं कर सकता एनिमल।
मर जाएगा, लेकिन कुछ कोशिकाओं से क्या है कि न्यूक्लियस को निकाल दिया जाता है, फिर भी कोशिका सरवाइव करती। एग्जाम्पल के रूप में हमने आपको बताया आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता, फिर भी आरबीसी सरवाइव करता है, ठीक। और अगर किसी भी केंद्रक, किसी भी सेल में अगर एक केंद्रक पाया जाता है तो वो क्या है कि मोनोन्यूक्लियर कंडीशन है, यानी कि एक ही न्यूक्लियस है। और कभी कभी दो केंद्रक पाए जाते हैं, जैसे पैरामीशियम में लघु एवं गुरु केंद्रक पाया जाता है। और आपका जब किसी भी कोशिका में एक से अधिक बहुत सारे केंद्रक पाए जाए तो क्या होगा, वो सिनोसेटिक कंडीशन होता है, उस सेल को सिनोसेटिक सेल कहते हैं और उस न्यूक्लियस को सिनोसेटिक न्यूक्लियस कहते हैं, ठीक है। अब स्ट्रक्चर आप देख लीजिएगा, स्ट्रक्चर आपने देख लिया, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या फिर आप बना लीजिएगा। ये आपका स्ट्रक्चर है। अब इसमें क्या क्या चीजें हमने बताया है कि न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस का बाहरी स्तर आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन, दो मेम्ब्रेन होते हैं न्यूक्लियस में। दो मेम्ब्रेन का मतलब कि केंद्रक दोहरी एकक कला से घिरा हुआ कोशिकांगक है, जिसे कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन दिखा दिया गया। इन दोनों मेम्ब्रेन के बीच के स्थान को कहते हैं पेरीन्यूक्लियर स्पेस, ठीक है। और इस जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है बीच बीच में परफोरेटेड होता है, छिद्र युक्त होता है, इस छिद्र को कहते हैं न्यूक्लियर पोर, ठीक है। इस न्यूक्लियर पोर से क्या होता है, कोशिका द्रव्य एवं केंद्रक द्रव्य के मध्य जरूरी पदार्थों का आदान प्रदान होता है, ठीक। अब देख लीजिए कि केंद्रक के अंदर भरे हुए संपूर्ण द्रव्य को कहते हैं हम लोग क्या, न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। इस न्यूक्लियोप्लाज्म में होता क्या है आपका न्यूक्लियोलस, जो गुणसूत्र के न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजेशन से लगा होता है। और ये पाए जाते हैं क्रोमैटिन थ्रेड। ये क्रोमैटिन थ्रेड क्या करते हैं, ये क्रोमैटिन थ्रेड जो होते हैं ये कोशिका के विभाजन के समय छोटे एवं मोटे होकर के गुणसूत्र का निर्माण करते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या है कि ये न्यूक्लियोप्लाज्म में इस क्रोमैटिन थ्रेड के अलावा बहुत सारे एंजाइम भी पाए जाते हैं, बहुत सारे एंजाइम भी पाए जाते हैं। और क्या है, न्यूक्लियस है तो इसमें न्यूक्लिक एसिड भी पाया जाता है, वो बताया जाएगा आपको डीएनए और आरएनए के रूप में। भाई जो गुणसूत्र है तो न्यूक्लिक एसिड है, गुणसूत्र है तो न्यूक्लिक एसिड है, कैसे है ये कंडीशन आगे आप समझेंगे, ठीक। तो यहाँ पर क्या है कि न्यूक्लिक एसिड भी पाया जाता है और क्रोमैटिन थ्रेड भी पाया जाता है। बाहर वाले स्तर से लगा होता है क्या आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगर इस पे क्या है दाने, राइबोसोम के दाने लगे हुए हैं तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अगर नहीं लगे हुए हैं तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये हो गया है आपका क्या न्यूक्लियस। मिटाते हैं हम इसे। अब अगर देखा जाए कि शुरू से अगर आपको लिखना रहे तो कॉपी पे लिखना रहे, तो स्ट्रक्चर आपने देख लिया। तो स्ट्रक्चर देखने के बाद सबसे पहले क्या है, रिंग डालेंगे केंद्रक। केंद्रक के बाद क्या है, केंद्रक में हमने पढ़ा क्या क्या, केंद्रक में हमने सबसे पहले पढ़ा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। क्या पढ़ा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हमने पढ़ा। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के विषय में हमने बता दिया। डबल मेम्ब्रेन है, यानी कि दोहरी एकक कला पाई जाती है। और आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, दोनों मेम्ब्रेन के बीच के स्थान को पेरीन्यूक्लियर स्पेस कहते हैं, ठीक। इसके बाहर वाली झिल्ली से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लगा रहता है। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे अगर राइबोसोम के कण पाए जा रहे हैं तो उसे क्या है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और नहीं पाए जा रहे हैं तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। इसके बाद क्या है, सेकेंड क्या है, सेकेंड यानी कि दूसरा वाला पार्ट क्या है आपका, यह है न्यूक्लियर पोर। न्यूक्लियस एक चीज और है कि इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बीच बीच में क्या होता है, कटा होता है, न्यूक्लियर पोर होता है। तो न्यूक्लियर पोर से क्या होता है, आदान प्रदान होता है। किसका आदान प्रदान होता है, जरूरी पदार्थों का आदान प्रदान होता है। कोशिका के द्रव्य और केंद्रक के द्रव्य के मध्य आदान प्रदान होता है। फिर हमने पढ़ा था क्या कि अंदर के द्रव्य को न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। क्या कहते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। तो न्यूक्लियोप्लाज्म के विषय में भी देख लिया कि न्यूक्लियोप्लाज्म में क्या है, न्यूक्लियोलस है, क्रोमैटिन थ्रेड है, ठीक है। और उसमें बहुत सारे एंजाइम्स है, एमिनो एसिड है, न्यूक्लियोप्लाज्म में भरे हुए हैं, ठीक। फिर अब इसमें क्या, न्यूक्लियोप्लाज्म में नेक्स्ट क्या, न्यूक्लियोप्लाज्म में क्या होता है आपका, न्यूक्लियोलस होता है। न्यूक्लियोलस होता है जिसे हिंदी में कहते हैं केंद्रिका कहते हैं।
हिंदी में कहते हैं केंद्रिका। और इस केंद्रिका के जो है वो तीन या चार भाग होते हैं आपके केंद्रिका के। पार्स एमार्फा, पार्स एमार्फा, पार्स ग्रेनुलोसा, पार्स एमार्फा होता है, पार्स ग्रेनुलोसा होता है, पार्स फाइब्रोसा होता है, पार्स फाइब्रोसा एंड नेक्स्ट क्रोमैटिन पार्ट। ठीक है, तो ये चार पार्ट है आपके न्यूक्लियोलस के। न्यूक्लियोलस के केंद्रिका के कितने पार्ट होते हैं? चार पार्ट होते हैं। पार्स एमार्फा होता है, पार्स ग्रेनुलोसा होता है, पार्स फाइब्रोसा होता है, क्रोमैटिन पार्ट होता है। चार पार्ट होते हैं किसके? न्यूक्लियोलस के, केंद्रिका के। ठीक है, इनके विषय में आपको यहाँ पर अध्ययन नहीं करना है, बहुत डिटेल में अध्ययन नहीं करना है। ठीक, हमको क्या है, फोकस करना है इस पे क्रोमैटिन पार्ट पे। ठीक है, हमको इस पे फोकस करना है, क्रोमैटिन पार्ट पे फोकस करना है। तो ये जो क्रोमैटिन वाला पार्ट है आपका, तो केंद्रिका जो है आपका न्यूक्लियोलस, तो न्यूक्लियोलस ये लगा हुआ है आपका किससे? गुणसूत्र से लगा हुआ है, यानी कि आपका क्रोमोसोम से लगा हुआ है। तो इस केंद्रिका में जो है 85% क्या है, प्रोटीन पाई जाती है। क्या पाई जाती है? 85% प्रोटीन पाई जाती है, 5% डीएनए होते हैं, 10% आपके आरएनए होती है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि 85% प्रोटीन पाई जाती है, 5% डीएनए पाया जाता है, 10% आरएनए पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? न्यूक्लियोलस में पाया जाता है। और इसी न्यूक्लियोलस से लगा होता है आपका क्रोमोसोम। ठीक है, गुणसूत्र। जब क्रोमैटिन थ्रेड आपका डिवाइड करेगा, तो डिवाइड करने के बाद जो क्रोमोसोम बनेगा, उस क्रोमोसोम के न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजेशन से लगा होता है न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस के चार पार्ट में मुख्य पार्ट क्रोमैटिन पार्ट। इस क्रोमैटिन पार्ट है न्यूक्लियोलस में, ये पाया जा रहा है 85% प्रोटीन, 5% डीएनए, 10% आरएनए। न्यूक्लियोलस का काम क्या है? न्यूक्लियोलस का काम है आपका राइबोसोम का निर्माण करना। क्या है? राइबोसोम का निर्माण करना, राइबोसोम का निर्माण करना, सिंथेसिस ऑफ राइबोसोम्स। ठीक है, जो राइबोसोम्स आपके इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से लगे हुए हैं, उन राइबोसोम्स का निर्माण करना जो है न्यूक्लियोलस को कहा जाता है। न्यूक्लियोलस को राइबोसोम की फैक्ट्री भी कही जाती है। ठीक है, तो ये आपका हो गया न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस के चार पार्ट, पार्स एमार्फा, पार्स ग्रेनुलोसा, पार्स फाइब्रोसा, क्रोमैटिन पार्ट। क्रोमैटिन पार्ट है, क्रोमैटिन पार्ट का जो न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजेशन है उससे न्यूक्लियोलस लगा होता है। न्यूक्लियोलस में 85% प्रोटीन, 5% डीएनए, 10% आरएनए पाया जाता है। न्यूक्लियोलस का काम क्या है? राइबोसोम का निर्माण करना। ठीक है, आपने ये देख लिया, ये तीन चीजें आपने देख लिया। ठीक है, उसके बाद क्या है आपका क्रोमैटिन थ्रेड। क्रोमैटिन थ्रेड के विषय में अगर बात करें, इसको मिटा देते हैं। अगर हम क्रोमैटिन थ्रेड की बात करें, क्रोमैटिन थ्रेड की बात करें, तो हमने आपको बताया है कि ये क्रोमैटिन थ्रेड जो है, यह कोशिका के विभाजन के समय छोटा एवं मोटा होकर गुणसूत्र का निर्माण करेगा। ठीक, इस क्रोमैटिन थ्रेड का कुछ पार्ट आपका डीएनए होता है और कुछ पार्ट आपका आरएनए होता है। इसमें डीएनए भी पाए जाते हैं और आरएनए भी पाए जाते हैं। ठीक है, क्रोमैटिन थ्रेड में। अब देख लीजिए एक चीज और इम्पोर्टेंस की, ये क्रोमैटिन थ्रेड करेगा क्या? इसी क्रोमोसोम पे ही स्थित होते हैं जीन आपके, और यही जीन आपका जब एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाएगा तो वह गुणों का, लक्षणों का स्थानांतरण करता है। तो इसलिए जो क्या है कि न्यूक्लियस डायरेक्टली, हम क्रोमैटिन काम कर रहा है लेकिन हम डायरेक्ट न्यूक्लियस को कह देंगे कि न्यूक्लियस क्या काम करता है कि गुणों का, लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में स्थानांतरण का काम करता है। ठीक, तो ये आपका क्रोमैटिन थ्रेड है। अब इसके बाद अगर बात किया जाए कि फंक्शन ऑफ, अब एक चीज और देख लीजिए, क्रोमैटिन थ्रेड जब हम लोग क्रोमोसोम पढ़ेंगे तो वहां पर हम बताएंगे आप लोगों को क्रोमोसोम्स में एक क्रोमैटिन थ्रेड में भी दो पार्ट होते हैं। ठीक है, क्रोमैटिन थ्रेड जो है ये भी दो प्रकार का होता है। एक लाइट बाइंडेड होता है,
एक डार्क बंडेड होता है, ठीक है। हेटेरोक्रोमैटिन एंड यूक्रोमैटिन, दो क्रोमैटिन पाए जाते हैं। ये क्रोमैटिन थ्रेड जो होते हैं ये भी दो प्रकार के हैं। कौन कौन से हैं? हेटेरोक्रोमैटिन, हेटेरोक्रोमैटिन, और दूसरा जो है वो क्या है? यूक्रोमैटिन। ठीक, तो क्रोमैटिन थ्रेड भी दो प्रकार के, पहला क्या है, एक क्या है हेटेरोक्रोमैटिन, दूसरा क्या है यूक्रोमैटिन। इसके विषय में डिटेल में अध्ययन किया जाएगा, जब क्रोमोसोम पढ़ा जाएगा तो वहां पर डिटेल में अध्ययन किया जाएगा, ठीक है। आप लोग बस इतना जानते रहिए कि क्रोमैटिन में के दो पार्ट, हेटेरोक्रोमैटिन और यूक्रोमैटिन। अब कोशिका के अंदर इस पाए जाने वाले केंद्रक का कार्य की बात करें तो कार्य इसका कोई एक जगह स्थिर करके कोई भी ऐसे नहीं बता सकते कि हम कोशिका का सिर्फ एक ही कार्य है, क्योंकि यह न्यूक्लियस जो है वह कोशिका के अंदर पाया जा रहा है, कोशिका का सबसे मुख्य अंग है, और यह जो है कैरेक्टर का एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में स्थानांतरण का काम करता है। तो कार्य इसके देखिए बहुत सारे काम है। क्यों? क्योंकि अगर जैसे कोई भी कोशिकांगक है, कोई भी कोशिकांगक है कोशिका के अंदर पाए जाने वाला, उस कोशिकांगक में अगर कहीं से कोई भी अगर दिक्कत आती है, कोई भी समस्या होती है, कोई क्षतिग्रस्त अगर होता है, तो उसको भी क्या है कि प्रोवाइड करने का, न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड करने का काम कहाँ से होता है? न्यूक्लियस के द्वारा ही होता है। यह न्यूक्लियस ही देख रहे हैं आप। अब कैसे होता है? यह न्यूक्लियस ही क्या है, किसको बाइंड किए हुए है? आपका इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को, और इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से लगे हुए हैं क्या है आपका? गोल्गी बॉडी लगा हुआ था। तो हम आपको बताए थे कि अब न्यूक्लियस के अंदर है आपका क्या? न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस बना रहा है आपका। न्यूक्लियस के अंदर क्या है आपका? न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के अंदर है आपका क्या? न्यूक्लियोलस है। न्यूक्लियोलस है। अब न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस, और न्यूक्लियोलस क्या बना रहा है आपका? राइबोसोम बना रहा है। न्यूक्लियोलस बना रहा है राइबोसोम। अब ये राइबोसोम किसके पास जाएंगे? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से लगेंगे। अब इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कहाँ जाएंगे? गोल्गी बॉडी के पास जाएंगे। गोल्गी बॉडी के पास जाकर क्या होंगे? यह सांद्रित होंगे, यानी कि गाढ़े होंगे और छोटे छोटे पैकेटों में टूटेंगे, यानी कि यह जो गया हुआ है राइबोसोम आपका इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम गोल्गी बॉडी में। तो राइबोसोम का काम क्या है? प्रोटीन का निर्माण करना, ठीक है। तो कहीं ना कहीं देख रहे हैं कि न्यूक्लियस का काम क्या? प्रोटीन के निर्माण में भी भाग ले रहा है। तो प्रोटीन का जो निर्माण हो रहा है तो सिर्फ न्यूक्लियस के लिए थोड़ी होगा, पूरी कोशिका के लिए काम कर रहा है ना। पूरी कोशिका को प्रोटीन सप्लाई करने का काम किया। कौन किया? इनडायरेक्ट वे में न्यूक्लियस किया, ठीक है। राइबोसोम का निर्माण करने का काम अगर इनडायरेक्ट वे में देखें तो किसने किया? न्यूक्लियस ने किया है। तो न्यूक्लियस के अंदर ही ना न्यूक्लियोलस है, तो एक गोल्गी बॉडी में सांद्रित होगा। अब गोल्गी बॉडी में क्या है? छोटे छोटे पैकेटों में जब पैकेट में जब भरे जाएंगे, यानी कि एमिनो एसिड, एंजाइम, प्रोटीन राइबोसोम के द्वारा बनके अलग अलग होंगे। जिस कोशिकांग को जैसी जरूरत होगी वहां से इस गोल्गी बॉडी के द्वारा क्या होगा? सप्लाई हो जाएगी। क्या है? सेल ऑर्गेनल्स को सप्लाई कर दी जाएगी, ठीक है। तो देख रहे हैं आप लोग न्यूक्लियस क्या काम कर रहा है? न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियस में बना राइबोसोम के इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम गोल्गी बॉडी में जाके सांद्रित होकर प्रोटीन का निर्माण करेगा। प्रोटीन एमिनो एसिड में टूटेंगे और यह जाएगा क्या? छोटे छोटे पैकेटों में पैक हो जाएगा। पैक होने के बाद सेल ऑर्गेनल्स के पास जाएगा। जिस सेल ऑर्गेनल्स को प्रोटीन की जरूरत होगी, एमिनो एसिड की जरूरत होगी, एंजाइम की जरूरत होगी, किसी भी जरूरत को पूरा करने का काम करेंगे वो सब। डायरेक्ट वे में कहा देख रहे हैं ना, कहाँ से आ रहे हैं? न्यूक्लियस से ही आ रहे हैं। तो इसलिए कहा जाता है कि न्यूक्लियस का फंक्शन जो है पूरे सेल को ऑपरेट करने का काम, न्यूक्लियोलस करता है। जैसे हम लोग कहते हैं ना इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं, इंडोक्राइन ग्लैंड जब पढ़ते हैं हम लोग अंतःस्रावी ग्रंथियों में, तो कहते हैं हम कि क्या है? पिट्यूटरी ग्लैंड जो है, ये पिट्यूटरी मास्टर ग्लैंड होती है जो हाइपोथैलेमस के जस्ट नीचे पाई जाती है। मास्टर ग्लैंड है। मास्टर का मतलब कि शरीर में पाई जाने वाली अन्य सभी अंतःस्रावी ग्रंथियों के कार्यों का नियंत्रण करती है ये पिट्यूटरी। ठीक उसी प्रकार से यह न्यूक्लियस भी यह
कोशिका के अंदर पाए जाने वाले सभी कोशिकांगों के कार्यों का नियंत्रण कर रहा है इस प्रक्रिया, इस तरह से। ठीक है, तो आप लोगों ने देखा कि न्यूक्लियस कितना इंपॉर्टेंट है आपके कोशिका के लिए। न्यूक्लियस का फंक्शन देख लिया, न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर देख लिया। फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे क्रोमोजोम्स के विषय में कि क्रोमोजोम्स क्या है, गुणसूत्र क्या है। फिर डीएनए को देखेंगे, आरएनए को देखेंगे, फिर प्रोटीन का निर्माण हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक, थैंक्स फॉर वॉचिंग।